हाँ, सो आज का जो लेक्चर है दैट्स अबाउट डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कैसे किया जाता है। सो दिस इज द रोड मैप। फर्स्ट आई विल डिफाइन के व्हाट इज अ डायगोनलाइजेशन, कि डायगोनलाइजेशन होता क्या है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर इन व्हिच आई विल डिफाइन के व्हाट्स डायगोनलाइजेशन। देन सेकंड पार्ट में, जो कि ये ज़्यादा डिटेल डिस्कशन होगा, और इसमें एक्चुअली विल लर्न द प्रोसेस ऑफ डायगोनलाइजेशन, कि डायगोनलाइजेशन करते कैसे हैं। यहाँ पर तो डेफिनेशन आ जाएगा कि होता क्या है, एंड देन यहाँ पर हम उस प्रोसेस को सीखेंगे कि डायगोनलाइजेशन किस तरह से करते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर अ जनरल 3 by 3 मैट्रिक्स। तो मैं इसके जो स्टेप्स हैं डायगोनलाइजेशन करने के, डायगोनलाइजेशन के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, वो स्टेप्स मैं फॉर अ जनरल 3 by 3 मैट्रिक्स एक्सप्लेन करूंगा। देन आई विल आंसर अ क्वेश्चन के व्हाई डू वी नीड दिस प्रोसेस, हम क्यों डायगोनलाइजेशन करते हैं, ये इसकी अहमियत क्या है। सो हमें क्या कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सो आई विल ब्रीफली डिस्कस दैट एज वेल। देन डायगोनलाइजेशन करने के अंदर 2 प्रोसेसेस हमें बहुत आसानी पैदा करते हैं। एक है ऑर्थोगोनल सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा है यूनिटरी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब आप ये प्रोसेस सीख लोगे कि ऑर्थोगोनलाइजेशन कैसे करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, 4-5 एक स्टेप्स हैं, और उन स्टेप्स के अंदर ये 2 जो है, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन और यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत आसानी पैदा करते हैं। तो हम इस चीज़ को भी देखेंगे, एंड एट द वेरी एंड ऑफ द लेक्चर वी विल डू एन एग्जांपल, जिसके अंदर मैं एक 2 by 2 मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करूंगा। बट आइडिया सेम होगा। आप अगर 2 by 2 के लिए सीख ले या 3 by 3 के लिए सीख ले, so then you can generalize the process to any n by n matrix. So this is the plan for today's discussion. So let's get into the actual discussion. अब this is diagonalization of a matrix, के किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेशन कैसे करते हैं, या डायगोनलाइजेशन होता क्या है, क्या क्या डेफिनेशन है उसका। सो डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ प्रोसेस of reduction of the matrix to a diagonal form। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस को देख ले कि D इज इक्वल टू P इनवर्स AP। ये असल में इस ये इक्वेशन जो है, दिस इज डायगोनलाइजेशन प्रोसेस। सो डायगोनलाइजेशन में यूजुअली इस तरह से होता है। लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसेस हियर एज अपोज टू रीडिंग दीज लाइंस। ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो मैं इन लाइंस के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो मैं बता देता हूँ कि डायगोनलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है। डायगोनलाइजेशन में यूजुअली होता है आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है, ए मैट्रिक्स सपोज आपको गिवन है। फिर आप क्या करते हैं, आपको कहा जाता है कि इस मैट्रिक्स को एक डायगोनल फॉर्म में लिख लें। लेकिन डायगोनल फॉर्म में लिखने के लिए आपको करना क्या है, आप इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज फाइंड कर लें और आइगन वेक्टर्स फाइंड कर लें। तो मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपने क्या कर लिया, आपने इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड कर लिए। अब आप क्या कर ले, इसके जो आइगन वेक्टर्स हैं ये वाले, इस मैट्रिक्स ए के, इन आइगन वेक्टर्स से एक पी मैट्रिक्स बना ले। सपोज इसके आइगन वेक्टर्स ये हैं, लेट सपोज x1 x2 और x3, और आपने इसके आइगन वेक्टर्स फाइंड कर लिया। तो इन आइगन वेक्टर्स को आप डायगोनलाइज कर नॉर्मलाइज कर लें। तो मैंने इनको यूनिट वेक्टर भी बना लिया ये कैप लगाने से। तो फिर आप क्या कर लें, फिर आप इस तरह से कर लें कि x1 जो वेक्टर है उसको एक कॉलम में रख लें, x2 को दूसरे कॉलम में रख ले, और x3 को तीसरे कॉलम में रख ले। तो आपके पास एक p मैट्रिक्स बनेगा। दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू मैट्रिक्स, सॉरी आइगन वेक्टर मैट्रिक्स, आइगन वेक्टर मैट्रिक्स। और इसके अंदर इसके कॉलम्स कहाँ से आते हैं, ये कॉलम्स आपके पास आते हैं आपका जो ए मैट्रिक्स है उधर से। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये ए गिवन था, एक एक मैट्रिक्स आपको n by n मैट्रिक्स गिवन था। इस केस में जो मैंने एग्जांपल लिया है वो मैंने 3 by 3 लिया है। तो एक 3 by 3 मैट्रिक्स आपको गिवन था। आपने क्या कर लिया, पहले स्टेप के अंदर आपने उसके आइगन वैल्यूज फाइंड कर लिए, उसके आइगन वेक्टर्स। अब आपने उस आइगन वेक्टर। वेक्टर्स को उन आइगन वेक्टर्स को अ, उन आइगन वेक्टर्स को ग्रुप कर लिया एक मैट्रिक्स में। और आइगन वेक्टर्स कहाँ पर रखे हैं आपने, कॉलम्स में। कॉल में पहले आपने। कॉलम में पहला आइगन वेक्टर रख लिया,
दूसरे में दूसरा आइगन वेक्टर और तीसरे में तीसरा आइगन वेक्टर। अब इससे आपके पास पी मैट्रिक्स बन गया और इस पी मैट्रिक्स को कहा जाता है आइगन वेक्टर मैट्रिक्स, और इसका दूसरा भी एक नाम है, इसको कहा जाता है मॉडल मैट्रिक्स। तो आपने इसका मॉडल मैट्रिक्स बना लिया। अब अब आप क्या कर ले, अब आप ये ऑपरेशन कर ले। अब आप पी तो आपके पास आ गया, तो पी आने के बाद आप पी इनवर्स फाइंड कर ले। जब आपके पास मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स फाइंड करना इजी होता है, तो फिर आप उसका इनवर्स फाइंड कर लें। तो आपके पास पी भी आ गया और पी इनवर्स भी, तो पी आपको मिल गया, पी इनवर्स आपने खुद फाइंड कर लिया। अब आप इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर ले इस ऑर्डर में, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। पी इनवर्स पहले कर ले, फिर मिडिल में आप ए रख ले, और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे पी मैट्रिक्स, ये वाला जो पी है ये रख ले। इन तीनों मैट्रिसेस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अ डायगोनल मैट्रिक्स, और वो डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह से होगा। डायगोनल मैट्रिक्स का फॉर्म ये होगा। सपोज यहाँ से जो आइगन वैल्यूज आपको मिल रही है वो ये है, लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगा। लैम्डा 2 लैम्डा 3 0 0। हाँ, इसके जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो कहाँ पर लाई करेंगी? डायगोनल एंट्रीज इसकी लाई करेंगी, इसकी डायगोनल एंट्रीज कौन सी होंगी? इसकी डायगोनल एंट्रीज होगी आपके पास आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जहां पर आप ये मैट्रिक्स कन्वर्ट करते हैं अपने मैट्रिक्स को, ये जो ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को जब आप डायगोनल फॉर्म में लेके जाते हैं बाय डूइंग दिस प्रोसेस, ये तीन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से जो अल्टीमेट डायगोनल मैट्रिक्स बनता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज, डायगोनलाइजेशन। इज कॉल्ड डायगोनलाइजेशन। तो ये आपके मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन है और ये उसका डेफिनेशन है। तो यहाँ पर कुछ कुछ नोट्स हैं कि जब आप मैट्रिक्स ए को ट्रांसफॉर्म करते हैं इस तरह से, पी इनवर्स ए पी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ए को जब आप इस तरह से लिखते हैं पी इनवर्स ए पी में, तो इस चीज को कहा जाता है असिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका नाम है। फिर जब आप ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, ये इन तीनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं और इन तीनों से जब आपको डी मैट्रिक्स मिलता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन। ठीक है, तो डायगोनलाइजेशन का डेफिनेशन ये है कि किसी मैट्रिक्स को लेके, ये जो आपको मैट्रिक्स गिवन होगा, ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगा? दिस विल बी नॉन डायगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स पहले से डायगोनल फॉर्म में नहीं होगा। हमसे पूछा जाएगा कि इसको डायगोनल फॉर्म में ले जाओ, लेकिन इसका जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा वो किस फॉर्म का होगा? डायगोनल मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होंगी वो आपके ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी। आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन तो सर यहाँ पर एक ये क्वेश्चन ये पूछे। डेफिनेशन है सिर्फ इस प्रोसेस का। जी, आप क्वेश्चन पूछे। सर यहाँ पर जो हम ए मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं और यहाँ पर जो हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिलते हैं, ये दोनों आइगन वैल्यू सेम होगी? कौन सी आइगन वैल्यूज? सर फॉर एग्जाम्पल हम ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम उससे पहले आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं, जी जी, और ये एक हमें डायगोनल वेक्टर मीन मैट्रिक्स मिलता है आफ्टर दिस प्रोसेस। ठीक ठीक, यहाँ पर जो डायगोनल एंट्रीज होती है ये तो असल में आइगन वैल्यू होती है, ये आइगन वैल्यू और जो हमने फर्स्ट फाइंड की होती है ये सेम एग्जैक्टली होगी? एग्जैक्टली वही आइगन वैल्यू डायगोनल पे खुद ही अपीयर हो जाएंगी। जब आप इन तीनों मैट्रिसेस अच्छा। को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन तीनों को, इन तीनों मैट्रिसेस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी डायगोनल एंट्रीज उसी जो आपको डी मैट्रिक्स मिलेगा, डायगोनल मैट्रिक्स जो आपको मिलेगा डी, उसकी डायगोनल एंट्रीज असल में यही वाली आइगन वैल्यूज होंगी जो आपने पहले फाइंड की थी। अब आप देख लें इस पूरे प्रोसेस के अंदर, ये जो पी मैट्रिक्स बनाना है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपने आइगन वैल्यू यूज नहीं की है, लेकिन जब आप ये तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर ये आइगन वैल्यूज खुद ही मिल जाती है। समझ रहे बात या नहीं? यस सर। यस सर। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डायगोनलाइजेशन। तो चले, जो हमारे लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट है, कि ये पार्ट मैंने इसको डिफाइन कर लिया कि डायगोनलाइजेशन किस तरह का प्रोसेस है। कि ए मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है, तो उस ए मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करोगे? आप एक पी मैट्रिक्स बनाओगे। पी मैट्रिक्स कहाँ से बनेगा? ए की आइगन वैल्यू से, सॉरी, ए की आइगन वेक्टर से। ए के आइगन वेक्टर्स को आइगन। कॉलम्स में रख ले, फिर उस पी मैट्रिक्स का पी इनवर्स फाइंड कर ले, और फिर जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा डी, और इस डायगोनल मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या होंगी? वो इस ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यूज होंगी।
तो ये आपका डायगोनलाइजेशन का डेफिनेशन है। सो ये पार्ट मैंने इसको मैंने डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट जो जो डिस्कशन है, हाउ टू डायगोनलाइज अ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स को मैं डायगोनलाइज कैसे करता हूँ। तो अब इस पार्ट पे जाते हैं कि कोई सा जनरल 3 by 3 मैट्रिक्स ले लेते हैं और उसके लिए ये प्रोसेस इन जनरल करते हैं, ये वाला। सो लेट्स गो अहेड। सो इसको मैं टाइटल दे दूंगा स्टेप वाइज डायगोनलाइजेशन of a 3x3 matrix. for a general 3 by 3 matrix, for a general 3x3 matrix. So for this purpose, let's suppose मेरा जो मैट्रिक्स है वो ये है। अब जनरल मैट्रिक्स किस तरह से मैं ले सकता हूँ, A11, A11, A12, A13. ये एक जनरल मैट्रिक्स है मेरे पास, A33। तो ये मुझे होगा गिवन। रिमेंबर कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डायगोनलाइजेशन, कि डायगोनलाइजेशन आप कैसे करोगे अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है। इन दिस केस मुझे एक जनरल 3 by 3 मैट्रिक्स गिवन है। तो इस प्रोसेस में जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या है, ये तो मुझे गिवन हुआ, Eigenvalue find दिस करना। मैट्रिक्स इज गिवन टू मी। स्टेप नंबर 1 ये है कि फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड कर ले, और लेट्स सपोज वो आइगन वैल्यूज क्या आती है इस केस में, 3 by 3 मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यूज क्या आएंगी। Lambda 1, lambda 2, lambda 3. हाँ, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स। और आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, उनको मैं लेट्स सपोज कहता हूँ x1, 3 column आएगी। x2 और x3। ये मेरे पास 3 कॉलम वेक्टर्स होंगे। ये वाले जो मैट्रिक्स है ना, ये 3 कॉलम वेक्टर्स आ जाएंगे। तो स्टेप 1 में मैंने क्या कर लिया, इस जो ए मैट्रिक्स है जो मुझे गिवन था, उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड कर ली और इसके आइगन वेक्टर्स फाइंड कर लिए। आइगन वैल्यूज ये आ रही हैं जनरली और आइगन वेक्टर्स ये हैं। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, दिस इज वेरी ट्रिवियल स्टेप। इस स्टेप के अंदर मुझे क्या करना होगा, नॉर्मलाइज द आइगन वेक्टर्स। ये जो मुझे आइगन वेक्टर्स यहाँ पर मिले हैं इनको नॉर्मलाइज कर ले। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद इस वेक्टर को मैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लूंगा। असल में नॉर्मलाइजेशन क्या होते हैं कि आप इनके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर फाइंड कर ले। तो ये हो जाएगा x1, दूसरा हो जाएगा x2 और तीसरा हो जाएगा x3। तो ये जो 3 वेक्टर मुझे यहाँ पर मिले थे, मैंने इनको नॉर्मलाइज कर लिया। अब मैं सपोज x को अगर नॉर्मलाइज करता हूँ, इसको अगर मैं यूनिट वेक्टर फाइंड करता हूँ, तो ये प्रोसेस कैसे करते हैं, x1 X divided by X magnitude. डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। हम चूंकि जनरल बात कर रहे हैं तो हम नॉर्म पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड या इसके नॉर्म के ऊपर डिवाइड करूंगा। सिमिलरली दूसरे के लिए भी ये इक्वेशन इस तरह होगा और तीसरे के लिए भी और चौथे के लिए भी। तो दूसरे स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, जो भी आइगन वेक्टर्स आपको मिले हुए हैं आप उनको क्या कर ले, नॉर्मलाइज कर ले। 2 स्टेप हो गए। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। और स्टेप 3 में मेक मॉडल मैट्रिक्स पी। पी मैट्रिक्स बनाओ। ये जो पी मैट्रिक्स है इसको कंस्ट्रक्ट करो। तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है मैंने आपको पहले बता भी दिया। ये जो आइगन वेक्टर्स हैं आइगन नॉर्मलाइज वेक्टर को, वाले, नॉर्मलाइज आइगन यस सर, वेक्टर उसको लेके एक, काम में लिखिए। हाँ तो ये आप इस तरह से कर ले। पहले कॉलम के अंदर x1, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इस तरह से रख ले। तो आपका इस पी मैट्रिक्स का पहला कॉलम ये होगा, इसका दूसरा कॉलम ये होगा इधर, और इसका तीसरा कॉलम ये वाला होगा।
रिमेंबर कि इसके अंदर जो मैंने वेक्टर्स पुट किए हैं आइगन वेक्टर्स, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद स्टेप 2 से जो मुझे आइगन वेक्टर मिले हैं वो यहाँ पर मैंने पुट किए हैं। तो अब मेरा मॉडल मैट्रिक्स बन गया। अब फोर्थ स्टेप में मैंने क्या करना होगा? P इनवर्स फाइंड करना है। वेरी गुड। फाइंड P इनवर्स। ये कैलकुलेट करें कि P इनवर्स क्या है, ये फाइंड करें। अब P इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं आराम से। अगर आपका 3x3 मैट्रिक्स है तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बेसिक मैट्रिसेस के कोर्स के अंदर कि किसी 3x3 मैट्रिक्स का या 4x4 मैट्रिक्स का या 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। सो यूजुअली इस प्रोसेस में ये जो स्टेप होता है, दिस इज यूजुअली अ लेंथी प्रोसेस, क्योंकि इसमें इन्वर्स फाइंड करना 2x2 के लिए तो बहुत आसान है कि आप एडजॉइंट लेके उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर लें। अब इस चौथे स्टेप के लिए पी इनवर्स फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या है? इनवर्स के लिए कंडीशन क्या है? इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? कि ये नॉन सिंगुलर हो। ये चीज आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ पी जो है वो चीज आपके नॉट इज पास इक्वल टू जीरो के बराबर। नॉन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है देन इट मीन पी इट इज इनवर्स इनवर्स इज पॉसिबल। पॉसिबल या इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप पहले तो ये कर ले कि ये जो मैट्रिक्स आपको यहाँ पर मिला हुआ है ये पी मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट जीरो है देन यू कैन से कि आपका जो इनवर्स है ये एग्जिस्ट करता है, और जब एग्जिस्ट करता है तो देन फाइंड इट। जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड कर ले। ठीक है, तो इसके बाद जब आपका ये स्टेप 3 पे आप आ जाए और पी पी मैट्रिक्स आपको मिल जाए तो पी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्विकली देख ले कि ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो फिर आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, देन गो एंड फाइंड दिस। तो ये स्टेप आपका, ये आप खुद ही एक के अंदर एक्सपर्ट है, एंड आई अज्यूम के इनवर्स कैलकुलेट करना आपको 3x3 के लिए एटलीस्ट आता है। ठीक है, इनवर्स आपके पास आ गया। अब चौथा स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर ले। सो लेट मी यूज द सेम कलर कन्वेंशन। आप इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, पी इनवर्स ए ए इंटू पी। ए इंटू पी कर ले, और इससे आपको मिलेगा एक डायगोनल मैट्रिक्स, और वो डायगोनल मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगा। रिमेंबर यहाँ पर मैंने पहले कॉलम के अंदर कौन सी आइगन वैल्यू रखी है, कौन सा आइगन वेक्टर रखा है? x1। x1 तो यहाँ पर मेरा ये इस तरह से आएगा 1 0 0। इस दूसरे के अंदर दूसरे कॉलम पे मैंने क्या लेमडा 2 लेमडा 2, लेमडा 2 तो इस तरह से आएगा। और तीसरे में मैंने क्या रखा हुआ है? लेमडा 3। तो ये आ जाएगा 0 0 और इस तरह से। तो ये फॉर्म मेरा बन जाएगा, ए के साथ इस तरह का प्रोसेस हो जाएगा, और इस ए का करस्पॉन्डिंग डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसके डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? डायगोनल एंट्रीज इसकी आइगन वैल्यूज होंगी जो हमने पहले स्टेप के अंदर फाइंड की हुई थी। तो ये वाली जो आइगन वैल्यूज हैं ये मेरे डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएंगी जब मैं ये तीन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करूंगा इस ऑर्डर में। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डायगोनलाइजेशन। ठीक है, तो आपने जनरल प्रोसीजर सीख लिया। हाँ, एक और पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो पी मैट्रिक्स बनाना है, यहाँ पर मैंने x1 रखा है, यहाँ x2, यहाँ पर x3, ये आपका अपना चॉइस है कि आप किस ऑर्डर में उसको रखते हैं। सपोज अगर मैं इस तरह से कर लूँ, पी मैट्रिक्स बनाने में अगर मैं ये इस तरह का प्रोसीजर रख लूँ, ये वाला x1 और x3, अगर मैं इस तरह से अपना पी मैट्रिक्स बना लूँ तो इसका करस्पॉन्डिंग डी मैट्रिक्स कैसे बनेगा डायगोनलाइजेशन के बाद? लेमडा 2 लेमडा 1 लेमडा 0 3। 0 1 0 0 0। दिस इज स्टिल डायगोनल मैट्रिक्स। ये नहीं, ये मैटर नहीं करता कि आपके आइगन वैल्यूज इस ऑर्डर में हमेशा रहें।
आपका सिर्फ ये चीज मैटर करता है कि आपका जो इन तीनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स। आंसर डायगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए। उसमें ये चीज जरूरी नहीं है कि आइगन वैल्यूज इस तरतीब से हो या इस तरतीब से हो। वो वो आर्बिट्ररी है, वो आपका अपना चॉइस है कि कहाँ कहाँ पर आप ये आइगन वेक्टर्स प्लेस करते हैं पी वेक्टर या मॉडल वेक्टर बनाने में। हाँ, इस डी मैट्रिक्स को यूजुअली कहा जाता है स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर क्या वैल्यूज आ रही हैं? डी के अंदर डी के अंदर आइगन वैल्यूज आती है। डी जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है आइगन वैल्यूज से, और आइगन वैल्यूज को स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है किसी मैट्रिक्स का। ये ए मैट्रिक्स है ना, इस ए मैट्रिक्स के लिए जो ये डी मैट्रिक्स बनता है, इस डी मैट्रिक्स को स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। यहाँ से डी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल डायगोनल एलिमेंट्स एज द आइगन वैल्यू, और इस डी मैट्रिक्स को कहा जाता है स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स। तो ये इसका एक टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज होती है। सो ये आपका जनरल प्रोसीजर था। सो मैं इस पार्ट तक पहुंच गया हूँ कि डायगनलाइजेशन किस तरह से करते हैं। वो प्रोसेस मैंने ऑलमोस्ट बता दिया है, वो स्टेप्स के कितने स्टेप्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। अब उसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस प्रोसेस के अंदर कि ये प्रोसेस किस तरह से करते हैं, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। अदरवाइज आई स्विच टू द नेक्स्ट पार्ट कि इसकी अहमियत क्या है, हम क्यों ये करते हैं। है कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो नो सर। फिर मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। व्हाई डू वी नीड डायगनलाइजेशन, या इसका इसकी यूटिलिटी क्या है डायगनलाइजेशन की। ठीक है, सो यूटिलिटीज तो काफ़ी सारी हैं, बट I'll give you just one important use. What is diagonalization good for? Diagonalization good for. डायगनलाइजेशन की क्या अहमियत है? सपोज आप इस को, तो ये तो डेफिनेशन है डायगनलाइजेशन का कि P इज इक्वल टू D, और D क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो A आपको गिवन है, A इज लेट सपोज n by n मैट्रिक्स, और ये आपको क्या है? ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, और आपसे पूछा जाए कि सम टाइम इन कैलकुलेशन एप्लीकेशंस के अंदर यूजुअली इस तरह से रिक्वायर्ड होता है, अगर आपको पूछा जाए कि ए का 100 पावर फाइंड करो, तो ये आप कैसे करोगे? आप ए मैट्रिक्स को 100 टाइम मल्टीप्लाई करोगे। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस सर। अब ये प्रोसेस करना किसी n बाई n मैट्रिक्स के लिए, बेशक वो 3 बाई 3 मैट्रिक्स क्यों ना हो, अगर आपके पास ये ए मैट्रिक्स 3 बाई 3 भी हो, लेकिन इस 3 बाई 3 मैट्रिक्स को 100 टाइम मल्टीप्लाई करना, इट्स अ वेरी सो टीडियस जॉब, डिफिकल्ट। बहुत एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन डायगोनलाइजेशन से ये प्रोसेस सिर्फ 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हो सकता है। और वो कैसे? अब आप इस इक्वेशन को देख ले, थोड़ा सा मैं इस इक्वेशन के ऊपर ऑपरेशन करता हूँ, इधर से देख ले इसको, इस इक्वेशन को ऑपरेशंस नोट कर ले कि मैट्रिसेस के ऊपर जो ऑपरेशन किए जाते हैं उनमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ये चीज़ करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ P इनवर्स A P इज इक्वल टू D। मैं यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, इसको P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर ले, और ये P इनवर्स आपने किस साइड से मल्टीप्लाई कर लिया? इस तरफ राइट। से। तो आप यहाँ पर भी मैं इधर ही रखूंगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा? ये क्या बनेगा? आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी बन जाएगी, P इंटू P इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करना या ना करना कोई मानी नहीं रखता, तो ये चीज बन गई मेरे पास, इस तरह से हो गया। अब मैं इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करता हूं, इधर से P से मल्टीप्लाई कर ले और इधर से भी P से मल्टीप्लाई कर। अब ये चीज क्या हो गई? दिस इज ये भी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होगी। तो मुझे क्या मिलेगा इधर से?
ए क्या बनेगा? ए इज इक्वल टू पी डी ए इज इक्वल टू पी, इनवर्स ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। पी डी पी इनवर्स। अब मेरा ए इस तरह से आ गया, ठीक है, और ये मुझे कहाँ से मिला? ये इसके डायगनलाइजेशन के डेफिनेशन से मुझे मिल गया। अब चलिए मैं ये करता हूँ, लुक एट दिस थिंग, ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए। अब ए क्या है? पी डी पी इनवर्स, और दूसरा ए क्या होगा? पी डी पी इनवर्स। तो इधर से देख ले जरा, इसको ओपन करके, पी डी पी इनवर्स पी डी पी इनवर्स, इन दोनों को जरा नोट कर ले। ये क्या है? आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है। तो इसको खत्म कर ले बीच में से, तो क्या बनेगा? डी इंटू डी पी इनवर्स। अब डी इंटू डी क्या हो गया? पी डी स्क्वायर पी पी इनवर्स। ये किसके बराबर है? ए स्क्वायर के। अब अगर मैं आपको कहूं कि ए क्यूब फाइंड करें, ए क्यूब के लिए आप यही प्रोसेस 3 दफा करोगे, और यू विल सी कि उसके अंदर ये चीज इंटरनली बनती जाएगी हर दफा, और ये आइडेंटिटी के बराबर आती जाएगी। तो ए क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? अगर ए स्क्वायर इसके बराबर आता है, तो अब नाउ यू कैन जनरलाइज दिस, ए क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? हरी अप। पी डी पी इनवर्स इस तरह से आएगा ना, पी इनवर्स क्यूब, यहां पर 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं कि A4 फाइंड करे, तो वो किसके बराबर आएगा? पी डी फोर पी इनवर्स एंड सो ऑन। अगर ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करें और आपको कहें कि nth पावर निकाले किसी मैट्रिक का, तो वो किसके बराबर होगा? पी डी एन पी इनवर्स। नाउ लुक इट, अब इस प्रोसेस की ब्यूटी देख ले। यहां पर देख ले, P तो आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, वही P है जो जो आपने इस मैट्रिक्स के लिए पहले फाइंड किया हुआ है, और वही P इनवर्स है। लेकिन अगर आपको मैट्रिक्स का nth पावर चाहिए, तो आप उसका जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका n पावर ले ले। अब डायगोनल मैट्रिक्स 3/3 के लिए क्या है? लैम्डा 1 0 0 0, लैम्डा 2 0 0 0, लैम्डा 3। अब d पावर n क्या हो जाएगा? शाबाश, लैम्डा n 0 0, d पावर n आपके पास इस तरह से हो जाएगा, लैम्डा 1 पावर n, लैम्डा 2 पावर n, लैम्डा 3 पावर n, और बाकी सारी एंट्रीज वही 0 0 रहेंगी। तो d पावर n फाइंड करना बहुत आसान है, क्योंकि ये d जो है, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का nth पावर लेना बहुत इजी है। तो जब आप इसका nth पावर ले लेते हैं इस डायगोनल मैट्रिक्स का, और फिर आप इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन अ सेंस आप अब 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर ये जो d पावर n वाला मैट्रिक्स है, दिस इज वेरी वेरी इजी टू फाइंड। डायगोनल मैट्रिक्स का nth पावर लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसकी सारी एंट्रीज डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज 0 होती है। तो अब आपका nth पावर, अगर आप 100 पावर फाइंड करते हैं, तो 100 पावर फाइंड करने के लिए क्या होगा? इसका जो डायगोनल मैट्रिक्स आता है, उस डायगोनल मैट्रिक्स का 100 पावर ले ले। 100 पावर से ये लैम्डा पावर 100, ये लैम्डा 2 पावर 100, लैम्डा 3 पावर 100, ये आसान सा एक मैट्रिक्स बन जाएगा, बल्कि ये पावर 100 ही आएगा। अब आप क्या कर लें, इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें, और उससे आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये एक बहुत पावरफुल मेथड है जब आपको किसी मैट्रिक्स का हायर पावर फाइंड करना है। ये प्रोसेस किसी दूसरे तरीके से जब आप करते हैं डायरेक्ट